जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में रात के करीब 7:15 बज रहे हैं, 8:17। सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और दिन भर जो एक गर्म रूखी हवा चल रही थी ना, उसमें अब वो रेगिस्तान वाली चुभने वाली ठंडक आ गई है। एकदम वो कपा देने वाली ठंड। बिल्कुल। और अलवर जिले की तरफ जाती एक बेहद पतली उबड़ खाबड़ सी सुनसान सड़क है। वहाँ एक सफेद कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है, मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उसमें बैठे लोग बस बार बार अपनी जेब से फोन निकाल रहे हैं, सिग्नल चेक कर रहे हैं। उनके चेहरों पर एक ऐसी बेचैनी है जिसे वो शब्दों में नहीं कह रहे हैं। और वो बेचैनी ऑब्वियस भी है, क्योंकि वो जिस जगह से लौट रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो लोग दिन के उजाले में तो वहां बड़े शौक से एकदम हंसते खिलते गए थे, लेकिन अंधेरा होने से पहले, सूरज ढलने से पहले सब वहां से भागते हुए लौट आए। ये एक ऐसा सीन है जो वहां हर रोज हर शाम दोहराया जाता है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, भारत की सबसे रहस्यमयी जगह। राइट। एक ऐसा इलाका जिसने सदियों से अपने चारों ओर खौफ और अनिश्चितता का एक इतना मजबूत घेरा बना लिया है जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। दिन में तो ये एक नॉर्मल खूबसूरत ऐतिहासिक जगह लगती है, लेकिन रात होते ही ये एक मनोवैज्ञानिक भूल-भुलैया बन जाती है। हमारा मकसद भानगढ़ के उस अंधेरे, उस दुखद अतीत को समझना है जिसने एक पूरे के पूरे हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और ये खामोशी बहुत गहरी है। आखिर एक पूरा का पूरा शहर जिसमें हजारों लोगों की आबादी थी, बच्चे खेलते थे, बाजार सजते थे, वो कैसे महज एक अफवाह या एक कहानी की वजह से मौत के घाट उतर सकता है। और इस खामोशी को समझने के लिए ना, हमें आज के इन वीरान खंडहरों से थोड़ा बाहर निकलना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब भानगढ़ कोई वीरान या डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि राजपूताना का एक बेहद आलीशान और समृद्ध शहर हुआ करता था। हम 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने बसाया था और बाद में उनके बेटे माधो सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया। अगर हम उस दौर के भानगढ़ की कल्पना करें तो वो एक बेमिसाल नगर था। वाओ! मतलब 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियां थीं सुरक्षा के लिए, और बीच में एक ऐसा शहर जिसकी वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान करती है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वहाँ की दीवारें बेहद ऊंची और मजबूत थीं। गोपीनाथ मंदिर, सुमेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिर वहाँ मौजूद थे। और वहाँ बड़े और समृद्ध बाजार थे जिसे जौहरी बाजार कहा जाता था, है ना? एकदम सही। जौहरी बाजार वहाँ का दिल था एक तरह से। वहाँ दूर दूर से व्यापारी रेशम, इत्र और मसालों का व्यापार करने आते थे। नर्तकियों की हवेलियां थीं। अब सोचिए, मंदिरों की गूंजती घंटियों की आवाज, घोड़ों की टापें और एक शाही दरबार की गहमा गहमी। ये वो दौर था जब बाहर युद्ध आम बात थे, लेकिन इस सब के बीच भानगढ़ की शान अपने चरम पर थी। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था यार, वो एक पूरा इकोसिस्टम था, एक जीता जागता शहर। हाँ, राजपूताना वास्तुकला और समृद्धि का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण जहाँ की गलियों में जीवन था। और यही बात इस पूरी घटना को इतना दुखद बनाती है। एक तरफ वो चरम भव्यता जहाँ से पूरा व्यापार कंट्रोल हो रहा था, और दूसरी तरफ आज का वो सन्नाटा जहाँ शाम के बाद एक परिंदा भी रुकने से डरता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े शहर या तो भयानक युद्धों में तबाह होते हैं जब कोई बाहरी सेना आकर आग लगा देती है, या फिर भूकंप या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मिट जाते हैं। सही बात है। तो फिर भानगढ़ के मामले में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये शहर हथियारों से नहीं बल्कि कहानियों से मर गया? ये सवाल हमें भानगढ़ के असली रहस्य की तरफ ले जाता है। देखिए, कभी कभी एक शहर की ईंटें या दीवारें नहीं गिरती, बल्कि उस शहर की आत्मा टूट जाती है, उसका कॉन्फिडेंस ढह जाता है। अच्छा? भानगढ़ के साथ यही हुआ था। 16वीं सदी का वो समाज भले ही अमीर था, लेकिन वो मान्यताओं, अंधविश्वासों और तंत्र मंत्र के गहरे साये में भी जीता था। हाँ, उस वक्त ये सब बहुत माना जाता था। बिल्कुल। जब एक समाज के भीतर का वो सुरक्षा का एहसास खत्म हो जाता है ना, जब एक अदृश्य खौफ हवा में घुल जाता है, तो पत्थर की मोटी मोटी दीवारें भी लोगों को सेफ महसूस नहीं करा पाती। भानगढ़ की उस भव्यता के बिल्कुल बीचों बीच एक अंधकार जन्म ले रहा था। एक ऐसा अंधकार जिसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि इंसान के अपने जुनून और अहंकार ने पैदा किया था। राइट। और यहीं से एक बेहद खतरनाक पर्सनल जुनून की कहानी शुरू होती है, जो सुनने में एकदम किसी थ्रिलर नॉवेल की तरह लगती है। एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की कहानी। लोक कथाओं में राजकुमारी रत्नावती का जिक्र एक ऐसी स्त्री के रूप में होता है
जिनकी सुंदरता की मिसालें पूरे उत्तर भारत में दी जाती थीं। हाँ, उन्हें रूप और लावण्य का प्रतीक माना जाता था। उनकी शोहरत सिर्फ भानगढ़ तक लिमिटेड नहीं थी। दूर दूर से रिश्ते आते होंगे। अरे बड़े बड़े राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आते थे। उस दौर के कवि उनकी सुंदरता की तारीफ में दरबारों में कविताएं पढ़ते थे। वो भानगढ़ के उस सुनहरे दौर का सबसे चमकता हुआ चेहरा थी। लेकिन कहते हैं ना कि रोशनी जितनी तेज होती है, परछाइयां उतनी ही गहरी और काली होती हैं। उन्हीं दिनों उस शहर में एक और नाम धीरे धीरे दबी हुई आवाजों में फैल रहा था। वो नाम था सिंघिया। सिंघिया, एक अघोरी, एक तांत्रिक। हाँ, और सिंघिया कोई आम इंसान नहीं था। उस दौर के समाज में इन तांत्रिकों की एक अलग ही सत्ता हुआ करती थी। उनका काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। लोगों को लगता था कि ये लोग किस्मत बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये श्राप दे सकते हैं। Exactly. ये किसी को भी श्राप देके भस्म कर सकते हैं। सिंघिया काले जादू का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। लोग उससे नजरें मिलाने से भी डरते थे। लेकिन इस तांत्रिक का खौफ तब खतरनाक हो गया जब वो राजकुमारी रत्नावती के लिए पागलपन की हद तक जुनूनी हो गया। एक ऐसा जुनून जिसने पूरे शहर का फ्यूचर ही डार्क कर दिया। जो कहानी सबसे ज्यादा सुनी जाती है, उसके मुताबिक एक दिन राजकुमारी रत्नावती की कुछ दासियां उसी जौहरी बाजार में इत्र खरीदने आई थीं। परफ्यूम, हाँ, इत्र। और बाजार की भीड़ में सिंघिया ने उन्हें वो खास इत्र खरीदते हुए देख लिया, और वहीं सबके सामने लेकिन सबसे छुपकर उसने उस इत्र की शीशी पर तंत्र क्रिया कर दी। काला जादू कर दिया। बिल्कुल। उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका मानना था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी, वो अपना सारा होश खो बैठेंगी और एक कठपुतली की तरह सीधे सिंघिया के पास चली आएंगी। ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं था, ये एक तांत्रिक का बेतहाशा अहंकार था। पावर का घमंड। हाँ। उसे लगा कि वो अपनी विद्या से किसी की भी फ्री विल को कुचल सकता है, चाहे वो राज्य की सबसे पावरफुल राजकुमारी ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पासा पलट दिया। कहा जाता है कि जब वो इत्र की शीशी महल में राजकुमारी के पास पहुंची तो उन्हें किसी खतरे का आभास हो गया। शायद खुशबू अलग थी या किसी ने बता दिया था। कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने उस शीशी को हाथ में लिया, कुछ पल देखा और उसे लगाने के बजाय खिड़की से बाहर एक बड़े से पत्थर पर दे मारा, और वो कांच की शीशी चकनाचूर हो गई। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि जादू का असर खत्म नहीं हुआ। उस इत्र के पत्थर पर गिरते ही वो पत्थर तंत्र की शक्ति से जिंदा हो उठा और सीधे सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया, जो खुद को अजय समझता था, उसका तिलिस्म टूट रहा था, और जब ऐसे खौफनाक इंसान का अहंकार टूटता है तो वो शांति से नहीं मरता। मरते मरते उसने जो आखिरी शब्द कहे, उन्होंने पूरे भानगढ़ शहर की जान ले ली। वो भयानक श्राप। उसने खून से लथपथ होकर कहा था, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कभी शांति नहीं रहेगी और कोई भी यहाँ दोबारा बस नहीं पाएगा। और आप यकीन मानिए, 16वीं सदी के उस अंधविश्वासी समाज में एक तांत्रिक के मरते हुए दिए गए श्राप का वजन किसी परमाणु बम से कम नहीं था। बाप रे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। कुछ कहते हैं कि पास के अजबगढ़ से युद्ध हुआ, कुछ कहते हैं भयानक अकाल पड़ा था या पानी इतना कम हो गया था कि हाहाकार मच गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, नतीजा तो एक ही था। शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। जब खौफ फैला कि ये शहर श्रापित है तो बाहर के व्यापारियों ने आना बंद कर दिया। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जो अमीर थे वो सबसे पहले निकल गए होंगे। ऑब्वियसली। पानी का मैनेजमेंट टूट गया और अंततः जो मंदिरों में घंटियां गूंजती थीं, वहां हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। एक जीता जागता शहर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया, एक धीरे धीरे धुंधली होती पुरानी तस्वीर की तरह। लेकिन जब लोग अपना घर छोड़कर जा रहे होंगे तो क्या उनके जहन में पानी की कमी का डर बढ़ा रहा होगा, या फिर सिंघिया के उस श्राप का खौफ जिसने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। इंसान भूख प्यास से लड़ सकता है, वो पानी की कमी का उपाय निकाल सकता है, लेकिन जब दिमाग में खौफ जड़ें जमा लेता है तो इंसान लड़ना छोड़ देता है। सिंघिया का श्राप एक ऐसा बोझ बन गया था कि लोग वहां सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्हें लगा कि अब इस जमीन पर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और यहीं से इतिहास खत्म होता है और डर की शुरुआत होती है। बिल्कुल। लेकिन यार, इतिहास में बहुत से शहर उजड़े हैं और खंडहर बने हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही ऐसे सैकड़ों किले हैं जो मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ भानगढ़ का नाम ही डर का पर्याय क्यों बन गया? इसका जवाब उस माहौल में है जो आज भी वहाँ सूरज ढलने के बाद पैदा होता है। आप एकदम सही कह रही हैं। भानगढ़ आज सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एहसास है
शाम ढलते ही वहां का वाइब पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, मैंने सुना है ऐसा। दिन में जो टूटी दीवारें नॉर्मल लगती हैं, रात के अंधेरे में खौफनाक रूप ले लेती हैं। वहाँ जाने वालों के दावे तो और भी अजीब हैं। वो कहते हैं कि खाली गलियां अचानक बहुत लंबी महसूस होती हैं। हर बारीक आवाज, जैसे सूखे पत्तों का उड़ना, जरूरत से ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। और लोगों को लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। मैंने एक लोकल गाइड का किस्सा पढ़ा था, जिसमें उसने बताया कि कैसे टूरिस्ट दिन में तो वहां हंसते हुए सेल्फी लेते हैं, लेकिन शाम होते ही अचानक बेचैन हो जाते हैं। उन्हें बिना वजह घबराहट होने लगती है ना? हाँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, बस वहां से भागना चाहते हैं। और इस डर को सबसे ज्यादा बढ़ाता है वो ASI का बोर्ड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो साइन बोर्ड। वो सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है वाला। एग्जैक्टली। ASI ने कभी आधिकारिक तौर पर इसे भूतिया नहीं कहा है। उस बोर्ड पर सिर्फ ये लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। लेकिन इंसानी दिमाग ने इस साधारण सी चेतावनी को एक गहरा रहस्य बना दिया है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है ना? मतलब आम तौर पर इसे बोर्ड सुरक्षा के लिए होते हैं, ताकि लोग अंधेरे में गिर न जाएं। लेकिन भानगढ़ में लोगों को लगता है कि सरकार भी उस श्राप को मानती है। भानगढ़ अब महज एक जगह नहीं, एक एहसास बन चुका है, जिसे हर इंसान अपने डर के हिसाब से फील करता है। बिल्कुल। कोई वहाँ इतिहास देखने जाता है, कोई YouTube वीडियो बनाने, तो कोई सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने। लेकिन अंधेरा होने से पहले सब बाहर आ जाते हैं। डर एक खाली कमरे में गूंजने वाली आवाज या इको की तरह काम करता है। जब हमें पता होता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ था, तो हवा की सरसराहट भी हमें किसी के रोने की आवाज लगने लगती है। ये इंसानी मनोविज्ञान है। हम अपने साथ उस जगह पर सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि वो पूरी कहानी, वो सदियों पुराना श्राप लेकर जाते हैं। लेकिन जो भी वहां से लौटता है, वो एक ही बात कहता है कि यार पता नहीं क्यों, लेकिन वहां कुछ अलग महसूस होता है। तो क्या ये डर सच में उस श्राप की वजह से है, या उस सन्नाटे की वजह से जो सदियों से वहां जमा है? मुझे लगता है कि भानगढ़ की असलियत कोई भूत या श्राप नहीं है। तो फिर क्या है? शायद ये सिर्फ समय है, एक ऐसा समय जो उन टूटी हुई दीवारों में आज भी कहीं फंसा हुआ है। जब रात के अंधेरे में हवा उन खाली खिड़कियों से गुजरती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे भानगढ़ आज भी अपनी आखिरी कहानी के पूरा होने का इंतजार कर रहा हो। वो कहानी जो सिंघिया की मौत और उसके श्राप के साथ अचानक बीच में ही रुक गई थी। एक अधूरापन जो सदियों से वहां भटक रहा है। और शायद उसी अधूरेपन से वो कार वाले लोग भाग रहे थे, जिनका हमने शुरू में जिक्र किया। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, 16वीं सदी के अंधविश्वासों से आगे निकल चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज इंटरनेट पर फैलाई गई एक झूठी अफवाह, एक वायरल कहानी या कैंसिल कल्चर कैसे रातों रात किसी इंसान का करियर या किसी की जिंदगी खत्म कर देता है। ये बहुत ही गहरा थॉट है। हम आज भी अफवाहों से लोगों को वीरान कर देते हैं। बिल्कुल। सिंघिया का श्राप आज भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। तो सवाल ये है कि अगर भानगढ़ सच में अपनी उस अधूरी कहानी के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, तो क्या होगा जिस दिन वो इंतजार खत्म होगा? क्या उस दिन उन खंडरों को उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, या फिर हम अपने आज के समाज में कोई नया भानगढ़ तैयार कर रहे हैं जिसे हम अपनी ही बनाई कहानियों से वीरान कर देंगे? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।